हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ नाज़नीन शेख। और जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हमारा नॉवेल 4.2। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के साथ में। स्टूडेंट्स जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है। 4.2 हमारा नॉवेल है टू सर्व विद लव बाय E.R. ब्रैथवेट, हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इट इज़ कम्प्लीटली योर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ओके, पहला क्वेश्चन जो है कैरेक्टर के ऊपर है। ओके, लेट अस सी किसको कौन सा कैरेक्टर यानी कौन सा रोल दिया गया था इस नॉवेल के अंदर। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टीचर। अब ये जो नाम हमको दिए गए हैं इसमें से हमको क्या बताना है कि इन चारों में से टीचर जो है वो कौन है, और जो कोई भी स्टूडेंट होगा हमको उसका सपोर्ट में बताना होगा कि कौन सी लाइन है जो बोलती है कि ये जो है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, नाउ डेनहम जो है, जैसे हमने उस कंप्लीट नॉवेल में पढ़ते आए हैं कि डेनहम कौन रहा है, हमारा स्टूडेंट रहा है। मिस जोसेफ ये भी स्टूडेंट रही है, सैपियानो ये भी हमारा स्टूडेंट रहा है, और हमारा डेल इवांस जो है, तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब डेनहम एंड मिस जोसेफ द टू मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑलरेडी दिया है कि ये स्टूडेंट्स हैं। सेपियानो के बारे में दिया हुआ है स्पोक ऑफ द स्टडी द क्लास हैड मेज्ड, यानी कि अब इसने सेपियानो ने भी किसी चीज़ के ऊपर बोला था, बात किया था, तो अल्टीमेटली वो कौन है, स्टूडेंट है। डेनहम एंड मिस जोसेफ लेट द अदर्स ऑफ द स्टेज एंड द टीचर्स टुक द सीट्स, यानी कि डेनहम और मिस जोसेफ ने सबको स्टेज से निकालकर जो टीचर्स है, जो पैनल जाने वाले थे, उनको बिठा दिया था। तो अल्टीमेटली डेनहम, मिस जोसेफ और सेपियानो ये तीनों जो है वो कौन है, स्टूडेंट्स हैं। तो अब बाकी जो बच गए वो कौन रह गए हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर है डेल इवांस, ही वॉज द टीचर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन सेज द ओके, अब इसी के अंदर है फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट शो अस दैट डेल इवांस इज द टीचर। अब यही क्वेश्चन के अंदर हमको ये भी तो साबित करना बाकी ना कि डेल इवांस जो है वो टीचर है, तो कौन सी लाइन हमको बताती है कि डेल इवांस टीचर रह चुके हैं। ओके, देन हैम कॉल्ड टू चिल्ड्रन एट रैंडम फ्रॉम द ऑडियंस एंड देन आस्क्ड देम टू राइट द नेम ऑफ ईच टीचर ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर, यानी कि दो बच्चों को ऑडियंस में से बुलाया था डेनहम ने, और क्या बोला था, टीचर्स के नाम लिखने हैं, आपको पैनल मेंबर सिलेक्ट करना है। तो जो स्टूडेंट्स ने नाम लिखे थे वो किसके नाम लिखे थे, एक तो मिस्टर वेस्टन ये एक टीचर थे, एक मिस फिलिप्स थी हमारी जो हर एक स्टूडेंट को स्मार्टली आंसर करना जानती थी, और मिसेस डेल इवेंस, तो ये क्या है, टीचर का नाम है। तो ये लाइन हमको बताती है कि मिस डेल इवेंस जो है वो कौन है, वो एक टीचर है। ओके, moving to the next question, complete the table highlighting the various traits of the major characters in the extract। अब ये जो मेजर कैरेक्टर्स हमको दिए हुए डेनहम, मिस फिलिप्स, फर्नमैन, तो हमको इनकी क्या बताना है, ट्रेड्स बताने। ट्रेड्स का मतलब होता है इनकी क्वालिटीज़ के बारे में हमको बात करनी है। तो डेनहम जो था काफ़ी ब्लंट था क्योंकि वो ओपनली क्वेश्चन करता था। मिस फिलिप्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा उसकी डिबेट बहस भी चल रही थी, राइट। थोड़ा सा क्रिटिकल था, कॉन्फिडेंट था, स्मार्ट था अपने क्वेश्चन के ऊपर, उसको बड़ा कॉन्फिडेंट था। कर्टेस भी था, यानी कि अपनी जो टोन थी उसकी, कभी उसने टोन ख़राब तरीके से यूज़ नहीं की थी अपनी क्वेश्चंस को पूछने और अपने पॉइंट्स को सामने रखने के लिए। अब मिस फिलिप्स की बात करते हैं, तो मिस फिलिप्स जो है वो कैसी थी, शी वॉज कूल, वो बड़ा कूल होकर बच्चों को आंसर दिया करती थी। ऑनेस्ट भी थी, एकदम ऑनेस्ट ईमानदारी के साथ जवाब देती थी। अथॉरिटेटिव थी, जहाँ उसको लगता था कि एज अ टीचर मुझे आंसर देना चाहिए तो उन्होंने उसी तरीके से अथॉरिटी हाथ में लेकर आंसर दिया। एंड शी वॉज वेरी मच स्मार्ट एंड क्लेवर। नेक्स्ट है हमारे फर्नमैन। तो फर्नमैन ने किस तरीके से आंसर दिया, तो उनकी क्वालिटीज़ क्या बताती है कि ही इज़ वेरी मच क्लियर कि उनको क्या आंसर देना है, बहुत ही प्रिसाइजली यानी एक्यूरेट आंसर्स दिया करते थे। ड्रामेटिक था और उसी के साथ साथ एड्रॉइड भी था। तो ये जो क्वालिटीज़ है ये किसकी है, फर्नमैन की है। अब पॉटर जो था वो नॉलेजेबल था, क्लियर और कंसाइज था, यानी कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसने क्या किया था, अपनी स्पीच में दिया था। तो ये इन सब की क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है द नरेटर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द स्टूडेंट्स, यानी जो नरेटर है, जो ऑथर है, उसने क्या किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए। तो अब हमको क्या बताना है, डिस्कस द स्टेटमेंट बाय साइटिंग सम रेफरेंसेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यानी अब हमको वो स्टेटमेंट बताने जो ये बताते हैं कि इतने जो स्टूडेंट्स की लाइफ में चेंजेस आए थे वो कैसे आए थे। कौन से ऐसे स्टेटमेंट है, नरेटर इनिशियली हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम विद द स्टूडेंट्स हु वर डिसरिस्पेक्टफुल, इल मैनर्ड एंड मिस्चीवियस। तो नरेटर क्या बोलता है कि स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही मिसबिहेव किया करते थे उनके साथ, लेकिन
स्टूडेंट ये भी सोचते थे कि ये जो आया है ये कोई आउटसाइडर है, कोई बाहर का है, कोई एरोगेंट इंसान है, जो हम कैसे डेवलप हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम कैसे ग्रो हुए हैं, ये हमारे बॉर्न एंड बॉटअप के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, किस तरीके के सोशल एनवायरनमेंट में हम रहते हैं ये नहीं जानते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया, बच्चों ने उनको हरास करना शुरू कर दिया था। अब क्या हो गया, कंप्लीटली जो हमारे ER ब्रेथवेट है उन्होंने क्या किया था, अपना नेचर ऑफ बिहेवियर थोड़ा सा काम करके चेंज कर दिया, थोड़ा सा एक एटीट्यूड ऐसा ले आए बच्चों के साथ में, जिससे कि बच्चों ने अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस ले आए थे। अपने एटीट्यूड के अंदर, अपने हाइजीन फैक्टर के अंदर, क्लीनलीनेस के अंदर बच्चों ने क्या किया, खुद को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था। क्यों इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था, क्योंकि क्या किया था ब्रेथवेट ने, द नरेटर है जो, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, उन्होंने हर एक सीनियर गर्ल्स जो थे क्लासेस से उनको मिस करके एड्रेस करना शुरू कर दिया था और बच्चों से कहा था कि तुम मुझे सर कहकर बुलाओगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों को इनिशियली तो ये बात बहुत रेडिक्यूलस लगी, लेकिन बाद में क्या हो गया, बच्चों ने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया और उनका बिहेवियर कुछ वीक्स में क्या हो गया, चेंज हो गया। This is proved on the day of the half-yearly report of the Students' Council. The narrator students allocate task in business-like way. अब इससे क्या पता चला कि जो बच्चों ने अपने अंदर चेंजेस लाए, उसी के साथ साथ क्या किया, जब स्टूडेंट काउंसिल की रिपोर्ट जो सबमिट करनी थी उसके अंदर बच्चों ने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। प्रिपरेशन के साथ साथ बच्चों ने क्या किया, बिजनेस लाइक वे में, जैसे बिजनेसेस में प्रेजेंटेशंस होते हैं उसी तरीके से बच्चे जो है उस तरीके के, उस लेवल की प्रेजेंटेशंस के लिए क्या करके आए थे, तैयार होकर आ गए थे। दे आर स्मार्टली ड्रेस। अब उसी के साथ साथ हाइजीन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने आप को अच्छे से, अपना पहनावा जो है, अपनी जो ड्रेस है उसको चेंज किया, ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज किया, एकदम इनोसेंटली और स्मार्ट बनकर जो है वो बच्चे आ चुके थे अपने प्रेजेंट करने के लिए अपने काम को। कूल एंड एफिशिएंट इन देयर वर्क, हर बच्चा बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान रखकर हर एक चीज़ का अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहा था। दे आर कर्टियस टुवर्ड्स ईच अदर एंड टीचर्स, यानी टीचरों के साथ भी उन्होंने क्या किया था, अपने बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा सुधार दिया था। डेनहम यूजेस द टर्म मिस फॉर द सीनियर गर्ल्स। तो डेनहम जो है वो क्या कर रहा था, हर एक सीनियर गर्ल्स के लिए मिस सैल्यूटेशन यूज़ करके उनको एड्रेस कर रहा था। ऑल दिस शोज दैट सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द नरेटर इन दिस स्टूडेंट्स। तो ये सारा जो हम बच्चों के अंदर चेंजेस देख रहे हैं ये किसकी वजह से आया है, जो नरेटर है उनकी वजह से ही आया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, Fernman brought a comic relief in the students council program. Explain with an incident. Fernman ने क्या किया, एक थोड़ा सा कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम में। तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जो ये बताता है कि उसने थोड़ी सी कॉमिक रिलीफ लेकर आई थी। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अ पॉइंट, अब एक पॉइंट जो है वो फर्नमैन को एक्सप्लेन करना था, तो उसने क्या किया, समवन ऑफ द स्टेज, जो ऑफ द स्टेज दो लोग बैठे हुए थे उनको कुछ तो हाथों से इशारा करके उन्होंने बुलाया। तो जब उनको बुलाया तो वो लोग क्या करके आए, ह्यूमन स्केलेटॉन जो है वो लेकर आ गए। तो एक जगह उसने ह्यूमन स्केलेटॉन जो है वो लटका दिया था, तो उसका जो स्कल था, जो हेड था वो फर्म था, लेकिन जो पूरी बॉडी थी वो क्या हो रही थी, स्केलेटॉन की गोल गोल घूम रही थी। Now when this arrangement had been set up, there was the skeleton hanging from a hook screwed at the top of its skull, gently revolving at the end of a cord. This brought some comic relief to the proceedings and the students laughed uproariously. तो बेसिकली जब ये स्टूडेंट्स ने देखा कि एक हुकअप करके रख दिया गया है स्केलेटॉन को और वो ऐसे घूम रहा है, राउंड राउंड घूम रहा है, तो वो देखकर स्टूडेंट्स को थोड़ा हंसी आने लग गई और हर कोई क्या करने लग गया, हंसने लग गया, क्योंकि उसको एक पॉइंट प्रूव करना था, लेकिन उसने ह्यूमरसली इस पॉइंट को क्या किया, सबके सामने लाया। तो ये इंसिडेंट प्रूव करता है कि उसने कॉमिक रिलीफ क्रिएट कर दिया था ऑडियंसेस के अंदर। अब जो नेक्स्ट है, हमको क्या बताना है, हमको एक कैरेक्टर स्केच बताना है। ये जो कैरेक्टर्स यहाँ पर है, डेनहम, मिस जोसेफ, नरेटर, इनके मिस डेयर, इन सब के बारे में हमको क्या करना है, जैसे जैसे हमको हमारी नॉवेल के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है सबके बारे में, हमको उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हर एक कैरेक्टर के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम स्टार्ट करते हैं डेनहम से। डेनहम ने क्या किया, सारे प्रोग्राम को बहुत ही स्मूथली ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया, उसी के साथ साथ हैंडल भी किया। बिजनेस लाइक पीपल जो होते हैं उनकी तरह से वो क्या था, कॉन्फिडेंट था, उस तरीके से वो पब्लिकली अपनी बातों को क्या करता था, रखना जानता था। Now he is an important official for the function and sits confidently beside the head. अब जो हेड थे उनके बाजू में डेनहम और मिस जोसेफ को बिठाया था, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो अपने जो हेड थे, जो सीनियर थे, उनके बाजू में जाकर बैठ गया था। He courteously addresses the girls as miss, यानी कि अब उनकी क्वालिटीज़ बता रही, जो भी आपके चैप्टर में दिया है उसी से रिलेटेड आपको अपने कैरेक्टर स्केच जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है मेजर कैरेक्टर्स में आते हैं डेनहम। पीटी के गेम्स के बारे में जब वो डिस्कशन चल रहा था तो उनके जो व्यूज़ थे, जो ओपिनियंस थे, उसने ऑडियंस को क्या कर दिए थे, शॉक कर दिए थे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी टोन यूज़ करते हुए ऑडियंस के सामने, जो टीचर है मिस फिलिप्स, जिनको वो आंसर कर रहा था और क्वेश्चंस भी कर रहा था कई बार, तो उनसे क्या पता चलता है कि ये जो डेनहम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट कैंडिडेट है।
और उसी के साथ साथ when Miss Phillips gently replies to his arranged arguments and outwits him, he accepts his defeat with resignation. यानी कि बिना ज़्यादा बहस किए हुए जब उसको लगा कि हाँ मिस फिलिप्स ने मुझे काफ़ी बेटर तरीके से आंसर किया, तो उसने अपनी जो डिफीट थी, अपनी हार जो थी, वो काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट भी कर ली. तो दैट इज़ हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर विच इज़ बिंग आस्क्ड. नेक्स्ट है हमारे मिस जोसेफ के बारे में. तो मिस जोसेफ जो है वो भी बिजनेस लाइक है, उसी के साथ साथ शी वॉज कॉन्फिडेंट एज वेल. तो लेट अस जस्ट मार्क सम ऑफ द क्वालिटी जिसके बेसिस पर हम जो है अपने आंसर्स को ड्रॉ कर सकते हैं. शी वॉज अ बिजनेस लाइक एंड कॉन्फिडेंट वाइल एलोकेटिंग टास्क एंड फिटिंग इन टू द प्रोग्राम. तो एलोकेटिंग टास्क का मतलब होता है सारे काम उन्होंने क्या किए थे, आपस में मिल बांट कर बच्चों ने किए थे. शी इज़ एन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल फॉर द फंक्शन. ये भी स्टेज में मिस्टर फ्लोरियन के बाजू में बैठे थे, एक साइड में जोसेफ थी, दूसरे साइड में डेनहम था. मिस्टर फ्लोरियन वॉज अ कंपोजर. शी ऑल्सो एड्रेसेस द ऑडियंस विद कॉन्फिडेंस. तो कॉन्फिडेंस से वो ऑडियंस के साथ भी बात करी थी. उनका जो टॉपिक था वो डोमेस्टिक साइंस के ऊपर था, जिसपे उसने रिपोर्ट बनाई थी. एंड शी स्पीक्स अबाउट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैनकाइंड, कि किस तरीके से आपस में लोग एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट हैं. नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है दैट इज़ अबाउट द नरेटर, E.R. ब्रेथवेट. द नरेटर इज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन. क्यों उनको सेंसिटिव पर्सन बोला गया है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वॉर में रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स में काम किया था, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन बावजूद इसके उनको हमेशा आउटसाइडर ही माना गया है. ब्रिटिशर्स ने कभी इनको अपना नहीं समझा है. तो क्योंकि उनको कहीं पर भी आगे जाके जब भी जॉब देना था, जब उन्होंने एयरफोर्स छोड़ दिया, उनको जॉब के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए हमेशा रेसिज्म जो है वो फेस करना पड़ा है. या तो उनको बोल दिया जाता था कि जॉब की जो वैकेंसी है वो फुल हो चुकी, या तो उनको बोला था कि आप कुछ ज़्यादा ही क्वालिफाइड हो हमारे इस पोजीशन के लिए. तो इस तरीके से उनको डिमीन किया जाता था. उनको कहीं पर जॉब जो है वो नहीं मिलती थी बिकॉज ऑफ रेसिज्म. तो कहीं ना कहीं उनको क्या करना पड़ता था, अपने स्कूल के जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ा. और जहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ तो एक ऐसी स्कूल में उनका सिलेक्शन हुआ जहाँ पर बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई करने नहीं आते थे. उनको लगता था इस स्कूल में ग्रोथ और डेवलपमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि उस तरीके से रिसोर्सेज जो है वो हमको अवेलेबल करके नहीं मिल रहे. तो स्कूल का नाम है ग्रीन स्लेट स्कूल, जो लंदन ईस्ट एंड में है. ओके अब इसी के साथ साथ ही गेट्स अ जॉब इन अ स्कूल एंड इनिशियली हैज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम विद द स्टूडेंट्स. और उसी के साथ साथ बच्चे भी काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल थे, इल मैनर्ड थे, मिसबिहेव किया करते थे उस टीचर के साथ में. लेकिन उनका जेन्युइन कंसर्न था, कंपैशन था बच्चों को पढ़ाने का. उनको हमेशा लगता था बच्चे लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने चाहिए. तो टीचिंग के पैशन के लिए उन्होंने अपनी जितनी भी टेक्निक्स थी, साइकोलॉजी से रिलेटेड टेक्निक्स थी, जो भी उन्होंने पढ़ रखी थी, वो सारी टेक्निक्स अप्लाई कर दी थी. अपना बिहेवियर बहुत काम रखते थे, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ वो क्या करते थे, बच्चों से डील करते थे. कंटिन्यूसली वो क्या करते थे, बच्चों को कहीं ना कहीं किसी म्यूज़िकल थिएटर्स में लेकर चले जाना या फिर कहीं म्यूजियम्स में लेकर चले जाना. तो इन जगहों पर क्या करते थे, बच्चों को लेकर जाते थे ताकि बच्चे वहाँ जाकर एक्चुअल में कुछ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है वो सीखे. तो ये था हमारे नरेटर के बारे में. अब आते हैं हम मिस डेयर के ऊपर. तो मिस डेयर जिसका सब्जेक्ट था प्रेजेंटेशन के लिए फिजियोलॉजी, उसने किस बारे में बात की, ह्यूमैनिटी हैज़ टू फेस इन टर्म्स ऑफ डेप्रीवेशन एंड डिजीज. यानी डिजीजेस फेस करने पड़ते हैं, एडवांटेजेस गेन बाय इंटरचेंज ऑफ नॉलेज, एडवाइस एंड असिस्टेंस. हर कंट्रीब्यूशन वाज समथिंग ऑफ एन एंटी क्लाइमेक्स आफ्टर फोनमैन्स dramatic performance. She seems to realize it but continued with a speech calmly and confidently. अब इसकी जो स्पीच थी वो किसके बाद थी, फोनमैन का एंटी क्लाइमेक्स कुछ हिस्सा था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने क्या किया, अपनी स्पीच को काफ़ी ज़्यादा कामली और कॉन्फिडेंटली क्या किया, मिस डेयर ने सबके सामने रखा, अपनी जो रिपोर्ट थी उसको सबमिट की. अब बात करते हैं हम मिस फिलिप्स की. मिस फिलिप्स जो है ये टीचर है, राइट. हमने देखा कि इसने किस तरीके से डेनहम को हरा दिया था, मतलब बातों में किस तरीके से उसको आउटविट कर दिया था, उसको हरा दिया था, और डेनहम ने भी अपनी हार कबूल कर दी थी. अब मिस फिलिप्स जो है, जिसको एवरीवन हैड थॉट टू बी फ्रीली एंड ब्रेनलेस, सबने क्या समझा था कि इसको तो कुछ आंसर आता नहीं होगा, शी इज़ ब्रेनलेस, उसके पास तो दिमाग होगा नहीं. व्हेन आंसरिंग डेनहम्स क्वेश्चंस दैट शी इज़ द बेस्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ द 3 टीचर्स. लेकिन जैसे जैसे उन्होंने आंसर किया सारे क्वेश्चन को, तो क्या समझ में आया उससे कि ये बाकी सारी टीचर्स से ज़्यादा अच्छी है. जो और 2 को स्टेज पर बिठा रखा था उनसे तो ज़्यादा ही अच्छी थी मिस फिलिप्स. स्किलफुली हर एक क्वेश्चन के आंसर को काफ़ी अच्छे से हैंडल करती थी, और इतना स्मार्टली, इतनी आउटस्पोकन थी, स्मार्टली हर क्वेश्चन का आंसर देती थी कि स्टूडेंट जो है वो चुप हो जाते थे, ये सोचकर कि काफ़ी ज़्यादा कूल है, लेकिन उसी के साथ साथ अथॉरिटी भी थी उनके हाथ में, और ऑनेस्टली आंसर किया करती थी. शी इज़ वेरी स्लाइटली बिल्ट बट शी कंट्रोल्स हर क्लास वेरी वेल. यानी कि टीचर जो थी अपने क्लास को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानती थी.
शी आर्ग्यूज विद डेनहम वेरी स्किलफुली एंड स्वीटली। अब डेनहम के साथ जो इनका कॉन्वर्जेशन था काफ़ी आर्ग्यूमेंटेटिव था, लेकिन बहुत ही स्किलफुली क्या किया उसने इस आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट किया। शी टेल्स हिम दैट द होल टाइम टेबल इन द स्कूल वॉज मेंट टू हेल्प द स्टूडेंट्स आफ्टर दे लेफ्ट स्कूल एंड डूइंग वॉट वॉज टोल्ड इन स्पाइट ऑफ। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो भी टाइम टेबल बनाया गया है बच्चों के लिए वो किस हिसाब से बनाया गया, हर एक बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और वो लोग जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि स्कूल जब आप छोड़ कर जाओगे तो बाहर की दुनिया आपको किस तरीके से मिलने वाली है, उस दुनिया में एडजस्ट करने के लिए हम आपको अभी से स्कूल में ट्रेनिंग दे रहे हैं। She confidently asserts that she was sure that Denham saw the importance of what she had said and why he had to do PT. Thus, she puts Denham in his place very coolly and impresses the narrator. यानी कि उसने इतना स्मार्टली आंसर किया कि डेनहम को भी चुप हो जाना पड़ा, तो ये देखकर नरेटर जो है वो क्या हो गए, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। ओके, नाउ कंपेयर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब इन कैरेक्टर्स को कंपैरिजन करते हुए हमको उनके बारे में बताना है, मिस जोसेफ और डेनहम। तो मिस जोसेफ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है फर्स्ट ईयरली रिपोर्ट के लिए। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर जो लिख दिया है, आंसर लिख दिया है, जो आपका मैच द कॉलम दिया है उसके हिसाब से हमने इन कैरेक्टर्स के बारे में स्पेसिफिकली क्या है उस कैरेक्टर की क्वालिटी, किस बारे में बात की है, उनका क्या रोल रहा है इस नॉवेल के अंदर, वो हमने बता दिया है। तो यू ऑल कैन गो थ्रू मिस जोसेफ एंड डेनहम। ओके, नेक्स्ट दैट वी हैव इज़ अबाउट फर्नमैन एंड मिस डेयर। फर्नमैन और डेयर दोनों का ही फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फर्नमैन को स्केलेटन बताते हुए बताना था कि ऑल पीपल वर सेम, और इनको बताना था कि कैसे इंटरडिपेंडेंसी है ह्यूमैनिटी की, अगर इंटरचेंज रहा, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज रहा, एक्सचेंज ऑफ एडवाइजेज रहे, एक्सचेंज ऑफ असिस्टेंसेस यानी कि हेल्प रहेगी तो। एंड दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ फर्नमैन एज वेल एज मिस डेयर, जो हमने ऑलरेडी अभी क्वालिटीज़ में देखा था। नेक्स्ट वी हैव इज़ द क्वालिटी ऑफ मिस फिलिप्स एंड डेनहम, और उनके रोल जो है वो क्या रहा है। मिस फिलिप्स तो जो थी वो एक टीचर थी पैनल डिस्कशन में। डेनहम जो हमको पता है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और स्मार्ट और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट रह चुके हैं, क्योंकि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव था जिसने इस पूरे फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया था और काफ़ी अच्छे से उसको हैंडल और मैनेज भी किया था। तो इनकी जो क्वालिटीज़ थी वो यहाँ पर मैंशन की गई है, जो आप देख सकते हैं ऑलरेडी, मिस फिलिप्स एंड डेनहम। तो स्टूडेंट और टीचर, ये जो कैरेक्टर है दैट इज स्टूडेंट एंड योर टीचर। अब बात करते हैं नरेटर और हेड ऑफ द स्कूल की। हेड ऑफ द स्कूल जो है मिस्टर फ्लोरियन है। नरेटर जो हम जानते हैं जो कि एक टीचर है ग्रीन स्लेट स्कूल में, E.R. ब्रेथवेट जो है वो हमारे नरेटर है, जिनकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर से ही ये हमने नॉवेल का जो चैप्टर है वो लिया है। उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, किस तरीके से उनका बिहेवियर रहा है, उनके स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंसेस कैसे रहे हैं, और उनका क्या रोल रहा है एग्जैक्टली इस नॉवेल के अंदर, ये दिया है यहाँ पर। तो ये बेसिकली पूरा था हमारे कैरेक्टर बेस्ड। अब हम आते हैं हमारे प्लॉट के ऊपर। प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी लाइन। नाउ अरेंज द इंसिडेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एज पर द ऑकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर है ना कुछ इंसिडेंसेस दिए हुए हैं, तो हमको उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इवेंट बाय इवेंट, जैसे जैसे एक एक इवेंट ऑकर हुआ है, हमको उस हिसाब से असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। सबसे पहले है डेनहम वॉज आउटविटेड बाय मिस फिलिप्स ने। ये तो सबसे लास्ट में बोल सकते हैं या सेकेंड लास्ट बोल सकते हैं, लेकिन ये इंसिडेंट पहले नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जो इंसिडेंट हुआ है वो क्या हुआ था। ओके, स्टूडेंट काउंसिल वॉज हेल्ड एवरी ईयर ऑन November 15, जो हमने हमारे ऑलरेडी नॉवल में स्टार्ट में देख लिया है। डेनहम कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। फर्नमैन वॉज एज यूजुअल अ ट्रम्प कार्ड। द स्लिप्स वे फोल्डेड एंड प्लेस्ड इन अ हैट। जब टीचर्स का सिलेक्शन होना था तब ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है। डेनहम asserted that PT periods was a waste of time. Denham was outwitted by Miss Phillips and the head of the school closed the proceedings. तो बेसिकली इस तरीके से हमको क्या करना है, जो भी इंसिडेंट हुए है उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो जैसे जैसे एक एक इवेंट होते हैं उसके बाद दूसरा इवेंट ऑकर होता है, इंसिडेंट होता है, तो उसको हम प्लॉट कहते हैं। Now describe in brief the purpose of organizing the half yearly report programs of student council. यानी कि अब हमको यहाँ पर ब्रीफली क्या बताना है कि किस तरीके से स्टूडेंट काउंसिल रिपोर्ट जब प्रिपरेशन होता है, जब वो प्रेजेंट होने वाली होती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है, वो ऑर्गेनाइज करने का पर्पस क्या होता है। Now during the half yearly report program of student council, each class would report through its रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द स्टडीज़ परस्यूड ड्यूरिंग द हाफ ईयर। तो जो हम ऑलरेडी जानते हैं हाफ ईयरली रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर होती है, जो भी बच्चों ने 6 महीनों में जो कुछ भी पढ़ाई की है, उन पढ़ाई से उनसे क्या एक्सपेक्टेड किया गया है वो नहीं, उन्होंने क्या सीखा है वो हाफ ईयरली रिपोर्ट में उनको प्रेजेंट करना होता है। तो हर एक क्लास से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और हर सब्जेक्ट के एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जैसे हमने देखा पॉटर था, फर्नमैन था, डेनहम है, मिस जोसेफ है, राइट। तो ये हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या है, एक एक रिप्रेजेंटेटिव है जो आकर सामने बताते हैं कि हमने उस सब्जेक्ट से क्या सीखा, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
When all the classes had completed their reports, a panel of teachers would be invited to occupy the stage and answer the questions from the body of the hall on matters arising out. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही ये स्टूडेंट काउंसिल की रिपोर्ट जो है हमारे सबमिट होकर खत्म हो जाती है, अब एक पैनल ऑफ टीचर्स को आकर स्टेज पे बैठना होगा और उनके साथ में क्वेश्चंस पूछा जाएगा जिसका आंसर उन टीचर्स को देना होगा. द एम्फोसिस वाज ऑन व्हाट दे अंडरस्टूड रेदर देन ऑन व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड. तो ये इसके ऊपर ध्यान हमको नहीं देना है, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया गया नहीं पूछा जाता था, बच्चों ने क्या सीखा है उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार होती थी. द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज एंटायरली बाय द सीनियर स्टूडेंट्स. तो ये जो प्रोग्राम था ये किसने अरेंज किया था? पूरा सीनियर स्टूडेंट्स ने, क्योंकि सीनियर क्लासेस जो थे वो लास्ट में थे. सबसे पहले जो आकर रिपोर्ट करेंगे लोअर क्लासेस से शुरू हो गया और एंड हुआ हमारी सीनियर क्लासेस पे. तो जो सीनियर क्लास के स्टूडेंट थे उनको क्या करना था? स्टूडेंट काउंसिल रिपोर्ट अरेंज करना था. Now, write in your own words the entire half yearly report program of student council. अब हमको रिपोर्ट लिखना है किसके ऊपर? जो हाफ ईयरली रिपोर्ट जो है किसके ऊपर लिखना है? जो स्टूडेंट काउंसिल हुआ था. तो जो एग्जैक्टली इस नॉवल में दिया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है? एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कर दी है. तो हमको स्टार्टिंग से सारे इंसिडेंट्स जो है वो इसके अंदर क्या करना है? मेंशन करना है कि किस तरीके से हाफ ईयरली रिपोर्ट बनती है और कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको उनका रिप्रेजेंटेटिव बनना होता है एक एक सब्जेक्ट के लिए, जो आकर प्रेजेंट करते हैं सामने. हेड ने जो है मिस्टर फ्लोरियन है, उन्होंने आकर क्या किया था? मीटिंग को एड्रेस किया था, शुरुआत की थी. उसके साथ साथ लोवेस्ट क्लास ने पहले शुरू किया, फिर नरेटर्स की क्लास यानी कि सीनियर क्लास जो दी गई थी किसके पास थी? ब्रेथवेट की क्लास थी. तो उन्होंने आकर क्या किया? अपना प्रेजेंटेशन जो है रिपोर्टिंग जो है वो रखी. उसी के साथ साथ जैसे ही बच्चों की रिपोर्टिंग ख़त्म हो गई तो हर एक स्टूडेंट का क्या रोल था, किसने किस टॉपिक के ऊपर बात किया है. और उसी के साथ साथ जब उसको क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जब उसका स्टार्ट हो गया था, कौन से टीचर्स को बुलाया गया था स्टेज पे. उसमें से सबसे ज़्यादा आउटस्पोकन और आउटवेटेड टीचर कौन थी? मिस फिलिप्स थी, जिसने आकर क्या किया? क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो दिए हैं. अब उसी के साथ साथ किस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर हो जाने के बाद में जो है उस स्टूडेंट काउंसिल की रिपोर्ट को क्लोज किया गया. राइट. तो ये सारे इंसिडेंट बाय इंसिडेंट हमको लिखना है. इस तरीके से हम क्या लिखते हैं? इस तरीके से हम एक रिपोर्ट लिखते हैं. किसके ऊपर लिखते हैं? स्टूडेंट काउंसिल रिपोर्ट जो इस नॉवल में दी गई. डिस्क्राइब द क्वेश्चन आंसर सेशन दैट टुक प्लेस एट द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट. तो यानी कि जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ तो सबसे ज़्यादा किसके बीच में हुआ था? डेनम और जो उसकी मिस है मिस फिलिप्स, उनके बीच में क्या हुआ था? क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ था, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है और यहाँ पर लिख भी रखा है. तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ था. क्वेश्चन टॉप 2 क्लासेस ने पूछा था. टीचर्स को किसी तरीके का आइडिया नहीं था कि किसको स्टेज पर बुलाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक हिचकिचाहट जो है वो बच गई थी कि कैसे हम क्वेश्चन के आंसर करेंगे. लेकिन जो 3 टीचर्स को बुलाया गया था उसमें से जो एक टीचर थी मिस यूफेमिया फिलिप्स, जिनको ब्रेनलेस समझा गया था, ऑडियंस ने समझा था कि शायद इनको कोई क्वेश्चन का आंसर देने नहीं आया, लेकिन सबसे ज़्यादा स्मार्टली उन्होंने ही आंसर किया. कहते जब भी डेनम ने बोला कि पीटी अगर आप रख रहे हो तो ज़्यादा टाइम दो, तो उन्होंने बोला टाइम टेबल के हिसाब से ही हमने क्या किया है? हर एक सब्जेक्ट को अलॉट किया है. कुछ बच्चे जो ऑलरेडी फिजिकल ट्रेनिंग में अच्छे हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं अच्छे हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप ही उन बच्चों की मदद कर दो जिनको ज़्यादा ज़रूरत है. तो डेनम ने कहा अगर ऐसा है तो फिजिकल ट्रेनिंग की लेक्चर्स ही मत रखो. तो उन्होंने बोला कि हमको तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको ऐसी दुनिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पर आपको कोई चीज़ पसंद हो या नहीं पसंद हो, आपको चीज़ें एक्सेप्ट करना आनी चाहिए. तो इसीलिए इसमें क्या हो गया था? डेनम ने जो क्या किया था? सक्सेसफुली अपनी हार जो है वो मान ली थी. तो इस तरीके से आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है. अब हम बात करते हैं सेटिंग की. सेटिंग होता है बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. विच इवेंट टुक प्लेस इन द एक्सट्रैक्ट, चूज द करेक्ट वन, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर. कौन से इवेंट ने कब प्लेस लिया है हमको क्या करना है? बताना है. एनुअल स्पोर्ट्स डे और नवंबर 15 होता है. एनुअल सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग नवंबर 15. हाफ ईयरली रिपोर्ट और फेयरवेल. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? हाफ ईयरली रिपोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट काउंसिल और नवंबर 15 जो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया है. कौन सी लाइन सपोर्ट करती है? हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल वॉज ऑन नवंबर 15 एंड वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेज इन द कैलेंडर ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल. राइट. तो ये हमने ऑलरेडी नॉवल के अंदर देख लिया है, तो उसी का आंसर हमने यहाँ पर क्या किया है? लिखा है. तो हाफ ईयरली रिपोर्ट स्टूडेंट काउंसिल की नवंबर 15 को होती है. बाकी सारे जो इवेंट है वो नहीं हुए हैं. हाफ ईयरली स्टूडेंट्स की रिपोर्ट जो है स्टूडेंट काउंसिल की नवंबर 15 को होती है. ओके. द इवेंट इन द एक्सट्रैक्ट वॉज हेल्ड एट डैश. कहाँ पर हुआ है ये इवेंट? तो अब हमको बताना है इवेंट कहाँ पर कंडक्ट हुआ है. ये इवेंट जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? स्कूल के ऑडिटोरियम में हुआ है. कौन सी लाइन बोलती है? अ बेल वॉज रंग एट 10 AM एंड एवरीवन ट्रूप्ड इनटू द ऑडिटोरियम टू सिट टुगेदर इन क्लास. यानी कि एक बेल रिंग हुई जब सारे बच्चे गैदर होकर क्या करते हैं? आकर बैठ जाते हैं. कहाँ पर? ऑडिटोरियम में. नाउ
The incidents in the extract occurred at a particular place. Explain the significance of that place in your own words. एक जगह जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है यानी कि स्टूडेंट काउंसिल हुआ है, तो हमको उस जगह के बारे में क्या करना है यहाँ पर बताना है. Now the theme of the extract is student teacher relationship and the incidents took place इन ऑडिटोरियम ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल. यानी कि कहाँ पर हुआ है, ग्रीन स्लेट स्कूल जो है वो उसके ऑडिटोरियम में स्टूडेंट काउंसिल हुआ था. द एक्सट्रैक्ट कन्फाइंस इटसेल्फ टू नरेटिंग द इंसिडेंट्स ऑन इम्पॉर्टेंट डे ऑफ द हाफ ईयरली रिपोर्ट. यानी कि ये जो एक्सट्रैक्ट है वो किस बारे में बता रहा है कि ये हाफ ईयरली रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी स्कूल में. ये रिपोर्ट जब होती है तो उसमें किसका प्रेजेंस होना ज़रूरी है, हेड ऑफ द स्कूल का होना ज़रूरी है, उसी के साथ साथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का भी होना ज़रूरी है. अब ये थोड़ा सा सीरियस और फॉर्मल ओकेजन होता है जहाँ पर रिपोर्ट सबमिट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट सबमिट हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है, हाफ ईयरली रिपोर्ट, जहाँ पर बच्चों ने क्या सीखा है उनको प्रेजेंट करना है, उसी के साथ साथ एडवाइजेज एंड सजेशंस भी देने होते हैं. नाउ विद अ स्टेज एंड अ फॉर्मल, और यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल होता है, ज़्यादा ह्यूमरस नहीं चल सकता है क्योंकि कोई कॉमेडी शो नहीं है, एक फॉर्मल ओकेजन होता है, तो यहाँ पर सीरियसनेस होना ज़रूरी है बच्चों और टीचर्स की भी. प्रेजेंटेशंस गिवन ऑन स्टेज बाय द नरेटर स्टूडेंट्स कामली एंड विद कॉन्फिडेंस शोज प्रोग्रेस ही हैज़ मेड विद देम. तो जिस तरीके से जो सीनियर स्टूडेंट्स थे, डेनम और मिस जोसेफ, जिन्होंने एंटायर इवेंट को पूरी अच्छी तरीके से हैंडल किया, ये किसके स्टूडेंट थे, ये स्टूडेंट थे ब्रेथवेट के, जो कि हमारे नरेटर है. तो नरेटर ने इतने अच्छे से बच्चों को ट्रेन कर दिया था जिससे कि एट द एंड क्या हुआ, कहीं ना कहीं उसने देखा कि मेरे बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज भी किया, ऑर्गेनाइज भी किया और प्रेजेंट भी किया. नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ द सेटिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट कंट्रीब्यूट्स टू द थीम ऑफ द नॉवेल. अब ये जो सेटिंग है वो किस तरीके से थीम ऑफ द नॉवेल को क्या करती है, जस्टिफाई करती है. तो वहीं पर हमको लिखना है थीम ऑफ द नॉवेल क्या है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के ऊपर है, और किस तरीके से चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर नरेटर्स पेशेंट डीलिंग. यानी कि नरेटर ने पेशेंट्स के साथ जब बच्चों से डील किया, अपना बिहेवियर काम रख के, तो बच्चों का भी नेचर और बिहेवियर क्या होने लग गया था, चेंज होने लग गया था. इनिशियली जो नरेटर है उसको काफ़ी बुरा वक्त देखना पड़ा बच्चों के मिसबिहेवियर की वजह से, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बच्चों को मिस और सर कहकर एड्रेस करना शुरू कर दिया, बच्चों को इनिशियली तो काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस लगा, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने क्या किया, इस बिहेवियर को उनके एक्सेप्ट भी कर लिया, और उसी के साथ साथ फिर भी कुछ टाइम तक उनको डिसरिस्पेक्ट झेलनी पड़ी, लेकिन बाद में बच्चों ने क्या किया, उनको सरप्राइज़ किया मैच्योरिटी के साथ, नॉलेज के साथ में, राइट. बच्चे पहले किसी भी तरीके का एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंज लाने तैयार नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने देखा हमारे टीचर के बिहेवियर इतना ज़्यादा काम है, तो बच्चों ने क्या कर दिया, अपना भी बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज कर दिया. जब आई स्टूडेंट काउंसिल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, तब सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जो रहा है वो हमारे नरेटर की क्लास का ही रहा है, क्योंकि वो सीनियर स्टूडेंट्स भी रहे हैं, उसी के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हर एक बच्चे को क्या किया गया था, यहाँ पर काम जो है वो अलॉट किया गया था. तो जब एक अथॉरिटी दे दी थी बच्चों को, तो हर किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से क्या किया है, समझा है, और उसी के साथ साथ उसको क्या किया है, प्रेजेंट भी किया है. सेटिंग ऑफ द ऑडिटोरियम, स्टेज, फॉर्मल एटमॉस्फेयर इज जस्ट राइट. तो क्योंकि ये एक सीरियस और फॉर्मल ओकेजन था, तो बच्चों को यहाँ पर सीरियसनेस लाना बहुत ज़रूरी था. तो जिस तरीके से ऑडिटोरियम है जहाँ पर इतने टीचर्स आएंगे, हेड ऑफ द स्कूल आएंगे, तो फॉर्मल ओकेजन में उनको भी सीरियस होना पड़ा, तो उन्होंने उस तरीके से क्या किया, अपनी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की. उसी के साथ साथ द डिस्कशन एंड द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द थीम. अब इसी के साथ साथ जो डिस्कशन हुआ, जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ बच्चों के बीच में और पैनल ऑफ टीचर्स के बीच में, तो वो भी बताता है कि किस तरीके से वो एक सक्सेस रहा है, और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो नॉवेल की थीम है उसमें भी रहा है. So that exactly says how setting of the extract contributes to the theme of the novel. Now the theme says when the turn of my class came I sat up anxiously. अब यहाँ पर जो नरेटर है जो एंशियस हो गए थे, क्यों, क्योंकि अब जब उनके बच्चों की जो सीनियर क्लास के थे उनकी बारी आ गई स्टूडेंट काउंसिल रिपोर्ट सबमिट करने की, तो वो इतने एंशियस जो है वो क्यों हो गए थे. तो हमको ऐसे स्टेटमेंट बताने हैं जो सपोर्ट करते हैं कि जो हमारे टीचर है वो एंशियस हो गए थे. तो यहाँ पर हमको शुरुआत किससे करनी है, बैकग्राउंड से करनी है. फिर से बताना है कि नरेटर जब स्कूल में ज्वाइन हुए तब बच्चों का बिहेवियर कैसा था, फिर धीरे धीरे किस तरीके से हमारे नरेटर ने, हमारे जो राइटर है, जो ऑथर है, जो टीचर है हमारे ब्रेथवेट, उन्होंने क्या किया, अपने बिहेवियर में चेंज लाकर अपने आप को काम रखा, और न्यू टेक्निक्स जो है जो उन्होंने पढ़ी थी साइकोलॉजी की, वो क्या की, बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बच्चों के भी नेचर और बिहेवियर में क्या आया, चेंज आने लग गया, और उसी के साथ साथ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बच्चे समझने लग गए. तो ये सारी चीज़ें बताते हुए आप बता सकते हैं कि किस तरीके से ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है उसको कई सारे स्टेटमेंट नरेटर के ऐसे जो कि सपोर्ट करते हैं.
नेक्स्ट, सिलेक्ट 2 स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अब ऐसे 2 स्टेटमेंट हमको लेने हैं जो हमको बताते हैं जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, नॉवेल का एक पोर्शन हमने सिर्फ पढ़ा है, तो वो क्या ऐसे एक्सट्रैक्ट है जो कि थीम हमको पूरा समझा देती है। ओके, हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल वॉज नॉट एन इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ स्कूल। ऑफकोर्स नॉट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है क्योंकि एक फॉर्मल ओकेजन होता है ये और सीरियस ओकेजन होता है। द राइटर वॉज इमेंसली प्लीज टू नोटिस द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, कि किस तरीके से, अब यहाँ जो ये टर्म यूज हो रहा है प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रोग्रेस यानी कि एक टाइम पीरियड ऐसा था जब बच्चे बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन धीरे 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 उसने क्या करना नोटिस कर दिया, बच्चों की प्रोग्रेस जो है वो नोटिस कर दिया। उसी के साथ साथ द स्टूडेंट शोड अ रिमार्केबल चेंज इन द बिहेवियर, जैसे जैसे यहाँ प्रोग्रेस होने लगी बच्चों के बिहेवियर और एटीट्यूड में क्या होने लग गया, चेंज होने लग गया। और हर एक सब्जेक्ट में उन्होंने क्या देखा कि हर एक सब्जेक्ट में सारे बच्चे क्या है परफॉर्म अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं। द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वॉज अगेंस्ट कंडक्टिंग सच एक्टिविटीज़ इन द स्कूल। तो ये दोनों ही इंसिडेंट के बारे में हमारे नॉवेल में नहीं दिया हुआ है, तो ये जो 2 इंसिडेंट है वो क्लियरली बताते हैं कि किस तरीके से थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट जो है हमारा ये रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स इज हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट, इलस्ट्रेट द सुटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। यानी कि टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप को यहाँ पर क्या किया गया है, हाईलाइट किया गया है। तो वो चीज़ें कहाँ हाईलाइट होकर ज़्यादा आई है, जब हमारे स्टूडेंट काउंसिल रिपोर्ट्स जो है जब प्रेजेंट हो रही थी क्लास के सामने, टीचर्स के सामने, ऑडियंसेस के सामने, तो वहाँ पर हमने क्या किया है, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को देखा है। तो कैसा रहा है टीचर स्टूडेंट रिलेशन, आइए देखते हैं। नरेटर डिस्क्राइब्स द डे ऑन विच हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल टेक प्लेस। तो किस दिन के बारे में बात हो रही है, हाफ ईयरली रिपोर्ट जब आई थी स्टूडेंट काउंसिल की। इट इज़ एंटायरली स्टूडेंट्स अफेयर, यानी कि पूरा का पूरा काम जो है, ये जो ताम झाम देखना था, स्टूडेंट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करना, हर एक चीज़ का अरेंजमेंट करना, तो ये किसका काम था, स्टूडेंट्स अफेयर। ये जो दिन था ये स्टूडेंट्स के लिए था, जहाँ पर उनको पूरा फ्रीडम दिया गया था कि आपको जो तरीके से प्रेजेंट करना है आप कर सकते हो। उसी के साथ साथ प्रोग्राम की सारी अरेंजमेंट की तैयारी जो थी वो किसके ऊपर थी, स्टूडेंट्स के ऊपर थी। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑल लिसन अटेंटिवली टू द रिपोर्ट्स मेड बाय द स्टूडेंट। अब जितने भी स्टूडेंट थे, टीचर थे, हर किसी को वो रिपोर्ट जो है वो ध्यान से सुननी थी। एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन 3 टीचर्स आर चोजन टू आंसर द क्वेश्चंस। एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन क्या हो गया, 3 टीचर को सिलेक्ट कर दिया गया जिनको क्वेश्चन के आंसर जो है वो देने थे। दे हैव टू आंसर वट एवर क्वेश्चन आर पुट टू देम, यानी कि उनको सारे क्वेश्चन के आंसर देने होंगे जो भी उनके सामने रखे गए होंगे। अब फर्नमैन के क्वेश्चन थे वो एड्रॉइटली थे थोड़े से। उसी के साथ साथ डेनम जो है वो काफ़ी ब्लंट और क्रिटिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछता था। 2 of the teachers are flustered by the questions which they find difficult to answer। 2 ऐसे टीचर थे, कौन थे, डेल इवेंस और मिस्टर वॉटसन। तो ये 2 ऐसे लोग थे जिनको क्वेश्चंस के आंसर देने बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो उनमें थी एक तीसरी टीचर जिनको ब्रेनलेस समझा गया था, मिस फिलिप्स, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी और स्किलफुली उसने क्या किया, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को आंसर दिया विदाउट एम्बेरसिंग देम, किसी भी बच्चों को नीचा नहीं दिखाते हुए और खुद भी एम्बेरस ना फील करते हुए क्या किया था, आंसर किया था स्किलफुली। ये है हमारा स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप, देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। द स्टूडेंट्स आर फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शन, स्टूडेंट्स के ऊपर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दे एक्सप्रेस देयर व्यूज ओपनली, एनालिसिस इन इश्यूज ऑनेस्टली, यानी कि जो भी व्यूज़ और ओपिनियंस किसी बच्चे के होंगे वो ओपनली क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी तरीके का बायस्डनेस या रेसिज्म यहाँ पर नहीं था। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जिसको हाईलाइट करके इस एक्सट्रैक्ट में दिया गया है। अब हमको बताना है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो थीम क्या रहा है हमारा, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। हाफ ईयरली रिपोर्ट के बारे में है यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की। इम्प्रूवमेंट आया है बच्चों के नेचर में, बिहेवियर में, उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और कर्टसी भी इम्प्रूव हो गया है। किस तरीके से फ्रीडम दिया गया है स्टूडेंट टीचर के इंटरेक्शन में। और नरेटर एंग्शियस हो जाता है, कब एंग्शियस हो जाता है, क्यों, क्योंकि अब क्योंकि एक टीचर का बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब वो देखता है कि हमारा बच्चा जो है वो राइज कर रहा है, वो शाइन कर रहा है, इतने सारे लोगों के बीच में जाके इतने अच्छे से किसी प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा है और लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग चाहे टीचर्स हो स्टूडेंट्स हो सब कुछ उनके लिए अपलॉस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर जब एक टीचर को प्राउड फील होता है, इसलिए यहाँ पर जो टीचर है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस भी हुआ करते थे। ये एग्जैक्ट थीम इज एक्सट्रैक्ट का। अब स्कूल के एटमॉस्फेयर के बारे में हमको बताना है। हाउ वाज द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल, जो इस एक्सट्रैक्ट में दिया हुआ है। द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल रिपोर्ट्स टू द फैकल्टी एंड अदर स्टूडेंट्स ऑन व्हाट दे हैव बीन स्टडीइंग टेक्स फॉर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि स्टूडेंट को किस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट तैयार करके देनी थी, हाफ ईयरली जो स्टूडेंट काउंसिल रिपोर्ट थी, जो कि बच्चों ने उस पूरे 6 महीने के दौरान क्या सीखा है, उस हाफ ईयरली उन्होंने जो कुछ भी सीखा है बच्चों को उसके ऊपर रिपोर्ट देनी थी।
नाउ इट इज़ एंटायरली द स्टूडेंट्स अफेयर। अब ये पूरे के पूरा ताम झाम देखने की जिम्मेदारी स्टूडेंट की थी, तो कैसे अरेंज करना है, कैसे प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारा काम जो था वो स्टूडेंट्स के ऊपर था। आपस में स्टूडेंट्स मिलकर पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करने वाले थे, तो हर किसी ने अपने अपने टास्क को अलॉट करके रख दिया था। अब इसी तरीके से 3 टीचर्स को सिलेक्ट किया गया था रैंडमली, जिनको क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए स्टेज पर बिठाया गया था, जहाँ पर फॉर्मल और फ्रैंकली और ऑनेस्टली क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे थे। स्टूडेंट्स ने अपने रिपोर्ट्स ऑनेस्टली प्रेजेंट किए, उसी के साथ साथ क्वेश्चंस भी पूछे फियरलेसली, बिना डरे। नेक्स्ट, द सिलेक्टेड टीचर्स डू देयर बेस्ट टू आंसर द क्रिटिकल एंड ब्लंट क्वेश्चंस पुट टू देम। अब टीचर्स ने भी क्या किया, आंसर किए किसी कैसे क्वेश्चंस को जो क्रिटिकली और ब्लंट, जो ओपनली रखे गए थे उनके सामने। तो मिस फिलिप्स जो थे हमारे, उनका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था स्टूडेंट्स के आंसर को स्किलफुली हैंडल करने में। नाउ देयर इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप था जहाँ पर स्टूडेंट भी फ्री है क्वेश्चन पूछने के लिए और टीचर भी फ्री है आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर क्या था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, जहाँ पर आप अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ जो है वो रख सकते हैं, राइट। यू कैन कीप योर व्यूज़ ओपनली एंड एनालिस इश्यूज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्ट। तो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं और आपको क्वेश्चंस भी रेज करने हैं। तो ये है हमारे स्कूल का एटमॉस्फेयर, जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप की बात चल रही है। Next that we have is questions based on language. Now these are something which we are learning the elements of novels. Explain the following statements that enrich the language and create a powerful impact. तो किस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था लैंग्वेज के अंदर जो 2 चीज़ होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, या तो जो नरेटर है, जो नॉवेलिस्ट है, वो एक्सटेंसिव वोकेबुलरी का यूज़ कर सकता है, यानी बिग वर्ड्स का यूज़ कर सकता है, या तो लेकॉनिक हो सकता है जो कि ऑन पॉइंट एग्जैक्टली बात करता है। तो यहाँ पर किस तरीके की वोकेबुलरी का यूज़ किया है, जो एंटायर टेक्सचर जो है हमारे नॉवेल का क्या करती है, डिसाइड करती है। अब जो है हमारा लैंग्वेज, मिस फिलिप्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वेरी कन्विंसिंग पर्सनालिटी। तो किस तरीके से बताया, मिस फिलिप्स जो है कन्विंसिंग पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हुई हैं। तो ये कैसे पता चलता है हमको, मिस फिलिप्स इज अर्लियर कंसिडर्ड एज फ्रीली एंड ब्रेनलेस, यानी कि हम उनको कंसिडर किया गया था कि शी इज़ अ ब्रेनलेस, शी मे नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, क्योंकि बाकी 2 टीचर्स थे वो भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते, स्टैमर कर रहे थे, हिचकिचा रहे थे आंसर देने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मिस फिलिप्स जो है उसने काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर दिया। शी वॉज द बेस्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ द 3 टीचर्स, लेकिन बाद में पता चला कि वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है अदर 2 टीचर्स के कंपैरिजन में। शी इंटरवेन्ड स्किलफुली व्हेन द अदर 2 टीचर्स वर एट अ लॉस विदाउट एम्बेरसिंग देम। जब दूसरे 2 टीचर्स को सवाल के जवाब नहीं आ रहे थे, उसने ज़्यादा अच्छे से क्या किया, इंटरवेन किया, इंटरफेयर किया और आंसर दिया। शी वॉज वेरी कूल, ऑनेस्ट एंड विथ अथॉरिटेटिवली उसने क्या किया, आंसर किया। When Denham is blunt, critical and argumentative, जब डेनहम जो है ब्लंट था, क्रिटिकली बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए, आर्ग्यूमेंट करते हुए क्वेश्चन कर रहा था, तो क्या हुआ, उसी के साथ साथ जो इन्होंने आंसर दिया उसको, वो काफ़ी ज़्यादा कूल और प्लेजेंट वे में आंसर दिया। उसी के साथ साथ चेहरे पे स्माइल रखते हुए, एक अच्छी सी मुस्कुराहट देते हुए, बेबी ब्लू आइज़ से उन्होंने और ज़्यादा क्या किया, कोशिश किया कि बच्चे को समझ में आ जाए कि कहीं ना कहीं मेरा जो बोलना है वो ऑन पॉइंट बोलना है। नाउ when Denham is blunt, critical and argumentative while discussing PT, she tells Denham that the whole timetable in the school was meant to help the students। यानी कि अब यहाँ पर वो बता रहे हैं जो भी टाइम टेबल है बच्चों के लिए ही बना है, तो उन्हीं के हिसाब से हमने टाइम टेबल बनाया है, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो तुमको फॉलो करना ही है। शी ऑल्सो asserted that she was sure that Denham saw the importance of what she had said and why he had to do PT, यानी कि पीटी करना क्यों ज़रूरी है, उन्होंने वो भी समझाया। दस शी पुट डेनहम इन हिज प्लेस वेरी कूलली एंड प्लेजेंटली, यानी उन्होंने डेनहम को हरा दिया, यानी उन्होंने डेनहम को क्या किया, हरा दिया, और डेनहम ने भी अपनी जो हार है उसको पोलाइटली क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। नाउ द टीचर हु वॉज कंसिडर्ड ब्रेनलेस इज ट्रांसफॉर्म्ड। अब इससे क्या पता चलता है, जिसको ब्रेनलेस माना गया था, शी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कन्विंसिंग एंड इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी एट द एंड, राइट। तो इससे हमको क्या पता चलता है, कौन से स्टेटमेंट से, मिस फिलिप्स इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ वेरी कन्विंसिंग पर्सनैलिटी, जिससे उनको ब्रेनलेस समझा जा रहा था, उससे हमको क्या समझ में आता है, दैट शी वॉज वेरी कन्विंसिंग एंड इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी वाइज टीचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ लैंग्वेज दैट कंट्रीब्यूट टू द स्मूथ सेलिंग ऑफ द प्लॉट। तो कौन से लैंग्वेज के फीचर्स है जो हमको ऐसे बताते हैं। नाउ विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट द वर्ड्स यूज बाय द नरेटर कंट्रीब्यूट्स टू द स्मूथ सेलिंग ऑफ प्लॉट। अब जो वर्ड्स का यूज़ किया गया है, एक्सप्रेशंस का यूज़ किया गया है, उससे हमको काफ़ी सारी चीज़ें प्लॉट की समझ में आती। एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स लाइक द स्कूल शो इट्स अप्रूवल बाय लाफिंग अप्रोरियसली।
देखिए किस तरीके की लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है यहाँ पर। अप्रोरियसली सब पूरा का पूरा क्राउड मिलकर क्या कर रहा था, हंस रहा था। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे स्कूल ने मिलकर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उस चीज़ को समझने में। फन मैन वॉज वंडरफुल, ही हैड दम ईटिंग आउट ऑफ हिज हैंड। तो जिस तरीके से देखो एक्सप्रेशंस जो एक्सटेंसिव वोकेबुलरी का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। फ्रीली एंड सीमिंगली ब्रेनलेस, मिस फिलिप्स टुक द रेन्स एंड हर स्टॉक प्रॉम्प्टली शॉट अप 100-fold। इसी के साथ साथ शुगरी रिमार्क्स, her baby blue eyes twinkling in her delight and his crossing of staves. This frilly then innocent looking puss had gobbled her canary without leaving the tiniest feather, lend beauty and interest to the writing. Now apt words and expressions का यहाँ पर यूज हुआ है, extensive vocabulary का यूज हो रहा है to give the reader a complete idea of the situation. The program has also been described clearly. तो ये सारे expressions का, ये जो extensive vocabulary का यूज हो रहा है, इससे हमको पता चलता है कि किस तरीके का language को texture जो है वो दिया गया है with the help of extensive vocabulary. Now, the last question that we have is, following are some of the me dialogue major characters in the extract. Find out who spoke, the speaker is his or her tone, the style, significance, extract of the dialogues. Now, then why do we have to do PT? Why don't they take only the kids who need it? अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमको पीटी करने की क्यों ज़रूरत है, उन्हीं बच्चों को लो ना जिसको ज़रूरत है पीटी करने की। तो यहाँ पर द स्पीकर कौन है, यहाँ पर डेनहम है। हिज टोन इज ब्लंट, क्रिटिकल, आर्ग्यूमेंटेटिव। उसी के साथ साथ ही इज अ ट्रेन बॉक्सर। अब ये स्टेटमेंट कैसे जस्टिफाई होता है, स्पीकर तो डेनहम है क्योंकि डेनहम ने ही बोला था हमको पीटी की क्या ज़रूरत है, किसको बोला था, मिस फिलिप्स को बोला था। क्या बोला था, उसकी टोन जो थी वो ब्लंट, क्रिटिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव थी। अभी वो एक ट्रेन बॉक्सर था और उसको पीटी एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं थी। वो उसको ऐसा लगता है कि ट्वाइस इन अ वीक पीटी फिजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, हमको उससे ज़्यादा एक्सटेंसिव टाइम पीरियड चाहिए। लेकिन टीचर जो है वो उसके साथ क्या करते हैं, अग्री नहीं करते हैं, राइट। मिस फिलिप्स जेंटली रिप्लाइज टू हिज आर्ग्यूमेंट्स एंड आउटविट्स हिम। और उसने अपनी डिफीट जो है वो, अपनी हार जो है वो क्या करता है, डेनहम एक्सेप्ट कर लेता है। डेनहम्स क्वेश्चन शोज दैट ही व्यूज थिंग्स फ्रॉम हिज एंगल ओनली एंड फेल्स टू सी द लार्जर स्कीम ऑफ द थिंग्स। यानी कि ये स्टेटमेंट हमको क्या बताता है, डेनहम कोई भी सिचुएशन को, कोई भी इंसिडेंट को सिर्फ अपने ही एंगल से देखता है, लार्जर पिक्चर के हिसाब से वो नहीं देखता है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, इसको यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है कौन सा टोन यूज़ किया गया है, हमको समझ में आता है ब्लंट, क्रिटिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव टोन जो है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। Now the last question that we have is, let's say it is as much an exercise of the mind as it is of the body. Denham. तो यहाँ पर अब ये किसने किसको बोला है, यहाँ पर जो स्पीकर है वो है मिस फिलिप्स, क्योंकि वो डेनहम को उसके क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। शी आंसर्स डेनहम्स क्वेश्चन कूलली, ऑनेस्टली एंड विद अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो डेनहम के क्वेश्चन को कैसे आंसर किया है टीचर ने, बहुत ही कूल, बहुत ही कामली और बहुत ही अच्छे से उसको क्वेश्चन का आंसर दे दिए। जहाँ पर उन्होंने बोला है कि स्कूल का जो टाइम टेबल बनता है बच्चे, वो हर एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनता है। किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरफ हम बायस नहीं होते हैं, हमको सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। उसी के साथ साथ चाहे आपको पसंद आए चाहे आपको पसंद ना आए, क्योंकि ये एक पार्ट है आपके ट्रेनिंग का और हम आपको आउटर वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए आपको जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। She asserted that she was sure that Denham saw the importance of what she had said and why he had to do PT. अब यहाँ पर डेनहम को, उनको पता है कि समझ में आ गया कि क्यों PT या फिजिकल एक्सरसाइज ट्रेनिंग जो हम कहते हैं जिसको जो करना है वो बहुत ज़रूरी है। और डेनहम को समझ में आ गया कि उसका जो सोचना उसके एंगल से था वो सिर्फ अपने हिसाब से सोच रहा है। दिस पीस ऑफ एडवाइस वॉज नॉट ओनली मेंट फॉर डेनहम बट फॉर द होल स्कूल एंड द रीडर एज वेल। तो ये जो एडवाइस उसको दिया था मिस फिलिप्स ने, सिर्फ डेनहम के नहीं था, वो पूरी के पूरी स्कूल के लिए, सारी ऑडियंस, टीचर्स, बच्चे जितने प्रेजेंट थे हर एक के लिए था, including the narrator also. Right? So with this we are done with the brainstorming session for this 4.2 to serve with love. तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऑलरेडी लिंक दे रखा है आपको चैप्टर का, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिए। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इन केस इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।